श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार, श्लोक संख्या 62। राक्षसा लय देवौकौ शैलयोर्मध्ये सूत्रगा रोहितांकम् अवंती च यथा सन्निहितः सरः सन्निहितं सरः। राक्षसालय अर्थात लंका और देवलोक अर्थात सुमेरु उत्तरी ध्रुव के बीच से गई हुई रेखा जो देश स्थित हैं, जैसे रोहतक, अवंती, कुरुक्षेत्र, ये मध्य रेखा पर स्थित देश कहे जाते हैं। पूर्व के श्लोक में देशांतर के संबंध में मध्य रेखा के विषय में अच्छी चर्चा हुई थी। यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि उज्जैन से होती हुई उत्तर दक्षिण रेखा विषुवत रेखा से जिस स्थान पर मिलती है उसे ही लंका कहते हैं। ज्योतिष की यह लंका वही लंका है जिसमें रावण रहता था, अथवा अन्य कल्पित स्थान है और गणित की सुविधा के लिए इसको माना गया है। यह एक अन्य विषय हो सकता है। कुछ लोगों का मत है कि वर्तमान सिंघल द्वीप, जिसे शिलोन भी कहते हैं, को ही रावण की लंका और पोलन नरुआ को रावण की राजधानी कहते हैं और अनुमान करते हैं पौलस्त नगर का अपभ्रंश से यह शब्द हो सकता है। रोहतक या रोहितक नाम का कोई अन्य स्थान था, या यह भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर जो रोहितक शब्द आया है वह रोहतक के लिए ही हो, जो कि हरियाणा में स्थित है। वैसे वर्तमान रोहतक का देशांतर इंडियन क्रोनोलॉजी पृष्ठ संख्या 190 से 192 सेकंड पूर्व दिया हुआ है, जिससे जान पड़ता है कि रोहतक मध्य रेखा से 8 पल पूर्व है। कुरुक्षेत्र का देशांतर आज कल का क्या माना जाता है, यह जानने के लिए भी यहाँ पर साधन किया जा सकता है, और जिसके माध्यम से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कुरुक्षेत्र ठीक ठीक मध्य रेखा पर है या इससे कुछ पूर्व हटा हुआ है। इन सब बातों की चर्चा के लिए आगे के 3 श्लोकों में इनके विषय में हम बात करेंगे। इस श्लोक संख्या 63, 64 और 65 में अतीत्योन्मीलन नादिन्यो पश्चात् तत्तद्गणितागतात् यदा भवेत् तदा प्राच्यं स्वस्थानं मध्यतो भवेत् अप्राप्य वा भवेत् पश्चात् एवं वापि निमीलनात् तयोरन्तर्नाडीभिः हन्याद् भूपरिधिम् अस्फुटं षष्ट्या विभज्य लब्धैस्तैर्योजनैः प्राक् तथा परे स्वदेश परिधिर्गेयं कुर्यात् देशान्तरहितैः। मध्य रेखा पर उज्जैन या लंका की उत्तर दक्षिण रेखा पर किस समय मध्य रात्रि कितनी घड़ी पीछे होती है, इसकी चर्चा के लिए यहाँ पर मध्य रेखा पर पूर्ण ग्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने लगेगा, इस बात को भी गणित के माध्यम से जान करके या वेद करके देखने पर ही कि अपने स्थान के किस समय यहाँ की मध्य रात्रि में कितनी घड़ी पीछे पूर्ण ग्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलता है, यह गणित सिद्ध समय से दृक सिद्ध समय यंत्र द्वारा वेद करके जाना हुआ समय अधिक हो तो समझना चाहिए कि अपना स्थान मध्य रेखा से पूर्व में है। यदि गणित सिद्ध समय से दृक सिद्ध समय कम हो तो समझना चाहिए कि अपना स्थान मध्य रेखा के पश्चिम में है। इसी प्रकार उस समय को भी देखकर यह बात जानी जा सकती है
कि जिस समय चंद्रमा का पूर्ण बिंब अंधकार में चला जाता है, गणित सिद्ध और दृक सिद्ध कालों में जो अंतर हो वही अपने यहाँ का देशांतर काल या देशांतर घड़ी कहलाता है, क्योंकि काल प्रायः घड़ियों में लिखा जाता है। इसी देशांतर घड़ी को स्फुट परिधि से गुणा करके गुणनफल को 60 से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त होती है वही अपने स्थान का पूर्व देशांतर योजन है। यदि पूर्व स्थान में हो और यदि पश्चिम देशांतर योजन है, यदि यह पश्चिम स्थान में हो। इसी देशांतर योजन से, जैसा कि श्लोक संख्या 60-61 में बताया गया है, देशांतर संस्कार करना चाहिए। यहां पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे निमीलन। निमीलन का अर्थ होता है आंखों का बंद होना, या दूसरा शब्द है उसको लुप्त होना, या कह सकते हैं चंद्रमा के पूरे बिंब का अंधकार में चले जाना। इसलिए निमीलन काल उस समय को कहते हैं जिस समय खग्रास या संपूर्ण ग्रहण का आरंभ होता है। इसको सम्मिलन काल कहते हैं। उन्मीलन की बात करते हुए, उन्मीलन बराबर आंखों का खोलना या प्रकट होना, या कह सकते हैं पूर्ण ग्रसित चंद्रमा का अंधकार से बाहर निकलना। इसलिए उन्मीलन काल उस समय को कहते हैं जिस समय चंद्रमा पूर्ण ग्रसित अंधकार से बाहर निकलने लगता है। स्पर्श काल की भी चर्चा आती है। स्पर्श काल उस समय को कहते हैं जिस समय चंद्रमा का बिंब अंधकार में प्रवेश करता है, या कह सकते हैं जिस समय से यथार्थ ग्रहण का आरंभ होता है। मोक्ष काल उस समय को कहते हैं जिस समय चंद्रमा का पूरा बिंब अंधकार से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर चित्र संख्या 13 में जैसा कि समझाया गया है, रा रवि का केंद्र, पा पृथ्वी का केंद्र और छा पृथ्वी की छाया की नोक है। चंद्र कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा का केंद्र चंद्र कक्षा के उस बिंदु पर पहुंचता है जहां पर 1 लिखा हुआ है, तब चंद्र बिंब पृथ्वी की छाया को स्पर्श करता है। इसलिए चंद्रमा की यह स्थिति ग्रहण के समय स्पर्श काल की है। इस समय चंद्रबिंब अंधकार में प्रवेश करता हुआ दिखाई पड़ता है। जब चंद्रमा उस स्थिति में पहुंचता है जो अंक 2 से सूचित किया गया है, तब उसका पूरा बिंब अंधकारमय हो जाता है। यह सम्मेलन काल या निमीलन काल की स्थिति है। जब चंद्रमा उस स्थिति में पहुंचता है जिसको अंक 3 से प्रकट किया गया है, तब चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने वाला होता है। यह उन्मीलन काल की स्थिति है। और जब चंद्रमा का पूर्ण बिंब अंधकार के बाहर निकल जाता है, जैसा कि अंक 4 से प्रकट है, तो यह ग्रहण की मोक्ष काल की स्थिति होती है। इन चारों घटनाओं में से कोई घटना आकाश में जिस समय होती है, उसी समय भूतल पर दिखाई पड़ती है। परंतु भूतल के सब स्थानों में सूर्योदय या मध्याह्न, जिससे घड़ियां सुगमता पूर्वक शुद्ध की जा सकती हैं, एक ही समय पर नहीं होता, जैसा कि श्लोक संख्या 60-61 के देशांतर की परिभाषा बताते हुए वहां पर सिद्ध किया गया है। इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों की घड़ियों में किसी घटना को देखने का समय भी भिन्न होता है। मध्य रेखा के पूर्व के स्थानों की घड़ियां मध्य रेखा की घड़ी से देशांतर काल के समान आगे रहती हैं, क्योंकि यहां सूर्योदय पहले होता है। इसलिए यहां जिस समय ग्रहण दिखाई पड़ता है वह मध्य रेखा के समय से अधिक होगा और पश्चिम के स्थानों से कम। मध्य रेखा पर जिस समय ग्रहण दिखाई पड़ता है वही गणित करने पर भी निकलता है। इसलिए गणित से यह जानकर कि मध्य रेखा पर कौन सी घटना कब दिखाई पड़ती है और अपने स्थान की घड़ी के अनुसार वो कब दिखाई पड़ेगी, यह भी सहज ही जाना जा सकता है कि इन दोनों स्थानों के
स्थानीय कालों में क्या अंतर है, यही अंतर अपने स्थान का देशांतर कहलाता है। देशांतर काल जानने के लिए उन्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इसका कारण है कि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने वाला होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है। इसलिए ज्यों ही चंद्रबिंब प्रकाश में आने लगता है त्यों ही स्पष्टता पूर्वक दिखाई पड़ता है और समय जानने में वहां पर बहुत अशुद्धि नहीं होती। सम्मेलन काल के समय चंद्रमा किस समय अंधकार में पूरा प्रवेश करता है, यह जानने में कुछ कठिनाई होती है। इसलिए इससे देशांतर काल निकालने में कुछ अशुद्धि की संभावना बनती है। स्पर्श काल और मोक्ष काल के समय तो कई पल तक यह पता ही नहीं लग सकता कि यथार्थ घटना किस समय हुई। इसलिए देशांतर काल निकालने के लिए इनसे काम लिया जाता है। देशांतर काल से देशांतर योजन कैसे जाना जाता है, यह श्लोक संख्या 60-61 के चर्चा में पहले ही आ चुका है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि सूर्य 60 घड़ी में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, जिससे किसी स्थान की स्फुट परिधि के चारों ओर वह 60 घड़ी में घूम आता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर काल में स्फुट परिधि का वह पूरा खंड होगा जो उस स्थान से मध्य रेखा का अंतर है। त्रैराशिक द्वारा इसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे 60 घड़ी अनुपाते देशांतर समानुपाते स्फुट परिधि अनुपाते देशांतर योजन। अब यहां पर देशांतर जानने की कुछ अन्य रीतियों के बारे में भी चर्चा हो रही है। देशांतर जानने की रीतियों के बारे में एक रीति जो ऊपर बताई जा चुकी है वह तो बहुत ही पुरातन रीति है, और जब आजकल की तरह सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण नहीं हुआ था तब उस काल में वह रीति बहुत ही सटीक रूप से कार्य करती थी। आजकल जितनी रीतियां प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश इसी के रूपांतर हैं। यदि कुछ अंतर है तो यह आजकल ग्रहण इत्यादि आकाशीय घटनाओं के होने के समय का सूक्ष्म ज्ञान इससे किया जा सकता है, जिससे देशांतर काल जहां तक संभव है बहुत सूक्ष्मता पूर्वक जाना जा सकता है। जो रीति ऊपर बताई गई है उसमें कुछ अशुद्धि रह सकती है। इसका कारण है कि कोरी आंखों से अथवा दूरवीक्षण यंत्र से यह ठीक नहीं देखा जा सकता था कि चंद्र ग्रहण का उन्मीलन अथवा सम्मेलन किस समय से आरंभ हो जाता है। यदि पास दो दर्शक अपनी घड़ी लेकर यह देखने बैठे कि सम्मेलन काल किस समय आरंभ होता है और चुपके से उस समय को लिख लें जिस समय प्रत्येक को सम्मेलन दिखाई पड़ता है, तो देखा जाता है उन दोनों के देखे हुए कालों में 2 या 3 मिनट का अंतर होने की संभावना है। शायद यही कारण है जिससे उज्जैन, कुरुक्षेत्र और रोहतक के देशांतरों में 2 या 3 मिनट का अंतर दिखाई पड़ता है। यद्यपि यह 62वें श्लोक में एक ही उत्तर दक्षिण रेखा पर अर्थात भूमध्य रेखा पर बताए गए हैं। नीचे ग्रीनविच से इन स्थानों के देशांतरों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। नगर की बात करते हैं। यदि हम उज्जैन की बात करते हैं तो ग्रीनविच से उज्जैन का देशांतर 75 अंश 46 कला 6 पूर्व है। उज्जैन से देशांतर यहाँ पर कोणात्मक मान हमें नहीं मिला है। आगे उज्जैन से देशांतर कलात्मक घड़ी, पल, विपल, मिनट और सेकंड के मान को यहाँ देखते हैं। तो आगे फिर हम कुरुक्षेत्र की यदि बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र 76 अंश 20 कला तथा इसका कोणात्मक मान उज्जैन से 0 अंश 33 कला 54 विकला पूर्व है, जबकि घटीपल में 0 घटी 5 पल 39 विपल अर्थात 2 मिनट 15.6 सेकंड। इसी तरह रोहतक 76 अंश 35 कला। यदि उज्जैन से
कोणात्मक इसका उज्जैन से, इसका देशांतर कोणात्मक 0 अंश 48 कला 54 विकला। साथ में घटी पल में इसको देखें तो 0 घटी 8 पल 9 विपल, और इसको इसका समय मिनट सेकंड में देखें तो 3 मिनट 15.6 सेकंड। इसी तरह से काशी ग्रीनविच से देशांतर 83 अंश 3 कला 4 विकला। उज्जैन से देशांतर इसका कोणात्मक मान 7 अंश 16 कला 58 विकला। साथ में उज्जैन से देशांतर में इसका कलात्मक मान 1 घटी 12 पल 50 विपल अर्थात 29 सेकंड, अर्थात 29 मिनट 8 सेकंड। इन अंकों से यह सिद्ध है कि चंद्र ग्रहण से देशांतर जानने की रीति में 2-3 मिनट का अंतर आना संभव है, अर्थात इसमें किसी तरह का यह अंतर अवश्य ही दिखाई पड़ जाता है। यह गणितागत पद्धति का कहीं दोष हो सकता है या देखने की प्रक्रिया में। इसके साथ ही देशांतर निकालने की और भी रीतियां हैं, उन रीतियों की चर्चा हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। और अब हम आपके समक्ष श्लोक संख्या 66 का वृत्तांत अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।